हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान। हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान हम लोग पढ़ रहे थे, मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3 में। अब हम लोग आए भाग 4 में, जो कि डीपीएसपी है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो हमारा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। अब ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो है, इसमें किस किस के बारे में बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा। राज्य लोगों के हितों में, लोगों के हितों के बारे में किस प्रकार से कार्य करेगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राज्य कैसे कार्य करेगा, तो ये सब जो अनुच्छेद लिखे गए हैं 36 से 51 तक, उन सब में एक एक प्रकार से व्याख्या की गई है कि आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 27 में क्या है, राज्य किस प्रकार से कल्याणकारी होगा, किस किस तरीके से कल्याणकारी होगा। ठीक है, तो इन सब के लिए बताया गया है। लेकिन हम आप लोगों को बताया था कि जो हमारा मूल अधिकार है, अगर मूल अधिकार का हनन होता है किसी तरीके से, मूल अधिकार को अगर आपके प्रति कोई भी मतलब ऐसा काम होता है जो कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपको क्या करेगी, उसके लिए मतलब उसको, जो आपका प्रतिवादी होगा, जो मतलब आपके विपरीत जो आपका मतलब अपराधी होगा, उसे बुलाएगी, उनसे उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा भाग 4 है, जो कि डीपीएसपी है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें क्या है कि इसमें हम इसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसको भी एक आर्टिकल में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 37 है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 36 में हमारा है जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है कि राज्य क्या होगा, राज्य किसे कहेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है, और आर्टिकल 37 क्या है? आर्टिकल 37 कहता है कि जो हमारा भाग 4 है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाग 4। यहाँ पे हम लोग भाग 4 लिखेंगे, और भाग 4 में क्या क्या है इसके बारे में आप लोगों को लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। ये है क्या? पहले तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम लोग पूरा लिख लेंगे, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो इसको हम ले सकते हैं डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहां से कहां तक है? ये हमारा जो है वो आर्टिकल, यहाँ हम लिखेंगे अनुच्छेद, ये हमारे हो जाएंगे कहां से? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ये हमारा कहाँ है? ये भाग 4 में। ये सीधे सीधे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, जब जाएंगे वन लाइनर क्वेश्चन। आपका पहला क्या हो सकता है? आपका पहला हो सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा भाग हो जाएगा? तो भाग हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा भाग 4 है, या जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये किस मतलब कहां से कहां तक है, कौन से आर्टिकल से चालू होकर कौन से आर्टिकल तक है? तो ये हम कहां देखेंगे? तो ये हमारा कहां से चालू है? आर्टिकल 36 से, और खत्म कहां तक हुआ है? तो आर्टिकल 51 तक। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल हो गए, और कुछ हमारे ये हो गए। अब ये आप लोगों को बताएं कि जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए संविधान में इसको शामिल किया गया था। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, और किस प्रकार से ये भाग जो हमारा वो राज्य मतलब लोगों के लिए कल्याणकारी साबित होने के लिए राज्य के ऊपर प्रतिबंध। ठीक है, वहीं आपको बताएं कि फिर से इसको हम लेकर कहां नहीं जा सकते, तो इसको ये मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, किसी भी न्यायालय में, ये ना डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इसको हम लेके कहीं भी नहीं जा सकते। अगर कोई राज्य जो इसमें दिए गए हैं उसे मानना नहीं चाहता है, तो वो नहीं मान सकता है। ठीक है, आप उसके लिए न्यायालय में जाकर उसके ऊपर केस नहीं करेंगे कि हमारे इस नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल है उसका हनन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक एक, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल 36। ठीक है, अब आर्टिकल 36 में क्या है? तो आर्टिकल 36 में वही है राज्य की परिभाषा। आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे राज्य की परिभाषा। तो इसमें क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा। अब देखिए ये राज्य की परिभाषा जो है वो लगभग जो हमारा आर्टिकल 12 में दिया गया है, ठीक है, जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है उसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग मूल अधिकार में शायद ये नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं राज्य की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 36 में शामिल है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। अब हम लोग यही लिख लेते हैं आर्टिकल 37। ठीक है, अब आर्टिकल 37 में क्या दिया है? तो आर्टिकल 37 में दिया है कि जो हमारा ये भाग 4 है, यानी डीपीएसपी जो है, ये किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यहां पर लिख लेंगे आप लोग, किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है का मतलब क्या हुआ?
प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए, प्रवर्तनीय नहीं का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि अगर इसका हनन होता है, ठीक है, डीपीएसपी के किसी भी अनुच्छेद का अगर राज्य हनन करता है, हनन का मतलब क्या होता है, हनन का मतलब होता है कि राज्य इसे मतलब पूरा नहीं करता है, ठीक है, तो आप इसको लेकर किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल कितना, 37, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं तो आर्टिकल हमारा 38 आता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ 38, ठीक है। तो 38 के बारे में हम लोग लिखेंगे, तो 38 हमारा बताता है कि ये कल्याणकारी राज्य की एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इसको लिखा गया। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य। अब देखिए ये कल्याणकारी राज्य क्या हो गया, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इसको सामाजिक न्याय करना होगा, सामाजिक न्याय, ठीक है, इसको आर्थिक न्याय करना होगा, आर्थिक न्याय, और इसको क्या करना होगा, राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। देखिए अब ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय हम लोग समझे। तो सामाजिक न्याय क्या हो गया कि समाज में जो मतलब कि पक्षपात होता है, ठीक है, उसे दूर करने का काम कौन करेगा, राज्य करेगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि अगर जैसे कोई भी धन हुआ, धन क्या होता है कि एक लोग के पास संचय ना हो, एक लोग के पास इकट्ठा ना हो, उसका वितरण लगभग सभी में होता रहे, इसके लिए भी राज्य कार्य करेगा कि राज्य किसी भी पैसे को एक व्यक्ति के पास इकट्ठा न होने दे। इकट्ठा न होने दे तो ये कैसे करेगा, अगर कोई व्यक्ति कमाई कर रहा है तो उसके पास पैसा जाएगा, तो उसके पास पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन क्या करते हैं कि राज्य और जो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार होती है, इनके द्वारा क्या होता है कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स यानी कर, ठीक है। तो कर के माध्यम से कई प्रकार से उनके पास से पैसा राज्य लेती है, और राज्य क्या करती है, लोगों में उस पैसे को वितरण करती है, ठीक है, कई योजनाओं के माध्यम से देती है। तो ये हमारा हो गया आर्थिक न्याय, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय क्या होता है, राजनैतिक न्याय अगर हम लोग समझे तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो पार्टियां बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि जो राजनेता हमारे होते हैं, राजनेता किसी एक ही दल के जो सबसे शक्तिशाली नेता हो गए, तो क्या होता है कि वो दल सबसे शक्तिशाली बनता चला जाता है, और पीछे के जो छोटे दल होते हैं वो लगभग दब के समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। उनका जो मतलब कि राज्य जो छोटे छोटे मतलब दल है, उनकी कोई भी शक्ति बड़े दल के काम आगे टिक नहीं पाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, राज्य कार्य करेगा। यहां दिया गया आर्टिकल 38 में कि राज्यों के ऊपर जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी मतलब ऊपर उठाया जाए, इसका कार्य कौन करेगा, तो इसका कार्य राज्य करेंगे, ठीक है। और हम लोग देखें तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि किसी एक ही वंश के व्यक्ति, जैसे कि मतलब एक परिवार से कोई मतलब मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाता है, या जो भी मतलब कोई भी आप उस राजनेता कोई भी राजनेता किसी प्रकार का राजनेता बनते हैं, तो राजनेता बनने के दौरान क्या होता है कि उनके जो वंशज होते हैं, उनके बेटे, उनके मतलब बेटे के बेटे, तो वो क्या करते हैं कि वो उनका जो अस्तित्व होता है वो ज्यादा वहां पे मतलब मान्य दिखा जाता है। जो ऊंचे ओहदे होते हैं उनके लिए उनके बेटे या उनके उनके बेटों के बेटे, तो उनका ओहदा ज्यादा समझ में आता है। तो क्या करते हैं कि जो नीचे दल के होते हैं, राज्य ऐसा भी कार्य करता है कि एक ही वंश के व्यक्ति हमेशा पार्टी में न शामिल होते हैं। हाँ, उनके पास योग्यता है तो वो शामिल हो सकते हैं, ठीक है, उनके पास योग्यता है तो वो राजनेता बन सकते हैं। लेकिन अगर योग्यता नहीं है तो उन्हें राजनेता बनने के लिए मतलब कि ये नहीं है कि आप वंश आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे तो आप भी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। जरूरी नहीं है कि उसका उनका बेटा भी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो, या उनका बेटा भी सांसद बनने के योग्य हो, उनका बेटा राष्ट्रपति बनने के योग्य हो, जरूरी नहीं होता, ठीक है। इसलिए भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का हक है, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का हक है। तो ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 38 में किया गया है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 38। फिर हमारा आता है आगे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 हम लोग देखेंगे, एक मिनट, आर्टिकल 39 हम लोग चालू करते हैं, और आर्टिकल 39 में एक मिनट रुकेंगे आप लोग। चलिए इस मार्कर से लिखते हैं। देखिए आर्टिकल 29 में हमारा क्या लिखा जाएगा, आर्टिकल 29 में कहा गया है कि राज्य, आर्टिकल 29 में कहा गया कि राज्य के सामाजिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। राज्य के जो सामाजिक कर्तव्य हैं वो क्या क्या है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ लिखते हैं आर्टिकल 29, और आर्टिकल 29 में लिखते हैं राज्य के सामाजिक कर्तव्य, राज्य के सामाजिक कर्तव्य। ठीक है, ये हमारा हो गया राज्य के सामाजिक कर्तव्य। अब देखिए राज्य के सामाजिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं। राज्य के सामाजिक कर्तव्य हम लोग देखेंगे, पहला नंबर क्या आ जाएगा, पहला नंबर आता है कि समान काम के लिए, ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा। अब इस समान काम और समान वेतन क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई महिला और कोई पुरुष एक ही काम को उतने ही समय के लिए करते हैं, ठीक है, तो उन दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर महिला भी वही काम करती है, पुरुष भी वही काम करते हैं, तो जितना पैसा महिला को दिया जाना चाहिए उतना ही पैसा पुरुष को भी दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर पुरुष कोई काम कर रहा है तो पुरुष को ज्यादा पैसा दे दिया जाना चाहिए और महिला को कम दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, यहाँ आप लिखते हैं समान कार्य इक्वल टू समान वेतन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे, समान कार्य के लिए यहाँ पे समान वेतन की बात की गई है, कहाँ पे, तो आर्टिकल 39 में। ठीक है, यहाँ पे और भी आ गया है कि जो संसाधन होते हैं, ठीक है, संसाधनों का वितरण सभी लोगों तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दूसरा नंबर लिखते हैं संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, समान वितरण या सभी लोगों तक पहुंच। ठीक है, समान वितरण। अब समान वितरण का क्या हुआ, मतलब तो संसाधन जो होते हैं हमारे, से खनिज जो कहीं, जैसे कि मान लीजिए झारखंड वाले एरिया में कोयले की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब एरिया में कोयले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि राज्य उस कोयले को केवल अपने लिए उपयोग नहीं करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, सभी राज्यों में समान वितरण करेगा और सभी लोगों तक उसकी पहुंच उपलब्ध कराया जाएगा। उससे क्या होता है, उससे पूरे भारत का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कहा गया, तो कल्याणकारी राज्य कैसे बनेंगे, तो कल्याणकारी राज्य ऐसे ही बनेंगे कि जो संसाधन होंगे वो सभी लोगों तक समान मात्रा में यदि पहुंच होगी तो राज्य कल्याणकारी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे 2 नंबर है हमारा संसाधनों का समान वितरण। फिर हम लोग आगे देखेंगे, तो एक तो हमारा हो गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष को समान, कोई कार्य अगर समान कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर हम आते हैं, तो महिला, पुरुष या बच्चे कोई भी हो, उनको उनको मतलब जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, उनको जीवन यापन करने के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण, एक स्वास्थ्य, ठीक है, इसकी उपलब्धता कराई जाएगी। ठीक है, यहां पर लिख देंगे पुरुष, महिला या बच्चे। ठीक है, पुरुष, महिला या बच्चे, इनको एक स्वस्थ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, या यहां पर लिख लेंगे स्वस्थ स्वास्थ्य। ठीक है, इन सब की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन कराएगा, तो ये राज्य कराएगा। ठीक है, इन सब की उपलब्धता कौन कराएगा, राज्य। देखिए आप लिखा गया ना, राज्य के सामाजिक कर्तव्य, राज्य के सामाजिक कर्तव्य क्या क्या होंगे, तो इस प्रकार से कुछ होंगे कि जो मतलब पुरुष महिला में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसके साथ साथ संसाधनों का समान वितरण होगा, महिला, पुरुष या बच्चे जो होंगे उनके लिए एक स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये किसका कार्य है, तो ये हमारा राज्य का कार्य है। ठीक है, ये राज्य कुछ सामाजिक कर्तव्य हो गए। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 39 हमारा हो गया। अब आर्टिकल 40 आप देखते हैं। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 40 है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 40 जो हमारा है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है पंचायतों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है पंचायत का गठन कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पंचायत का गठन। यहाँ पे पंचायत के गठन के बारे में कहा गया है। ये पेपर में अक्सर सवाल पूछता रहता है कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 हमारा किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 40 हमारा संबंधित है पंचायत के गठन से। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल हुए आपको याद रखने होंगे कि जो हमारा भाग 4 है उसमें जो आर्टिकल हमारा पहला है 36 नंबर, उसमें क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। फिर आगे आएंगे हम लोग आर्टिकल 37 जो है हमारा, आर्टिकल 37 में बताया गया है कि हम भाग 4 को लेकर न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि न्यायालय में प्रवर्तनीय ये हम भाग 4 जो हमारा है वो नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे भाग 37 में, तो भाग 38 में, सॉरी भाग 38 में आएंगे तो भाग 38 नहीं, अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में आएंगे तो अनुच्छेद 38 जो हमारा है वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और कल्याणकारी राज्य कैसे होंगे, तो वो हमारे सामाजिक न्याय के कारण कल्याणकारी बनेंगे, आर्थिक न्याय के कारण कल्याणकारी बनेंगे, और राजनीतिक न्याय के कारण कल्याणकारी राज्य बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसके इन सबका पालन करेंगे राज्य, तो राज्य हमारा जो होगा वो कल्याणकारी राज्य माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39 जो कि राज्य के सामाजिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तो राज्य के सामाजिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो राज्य के सामाजिक कर्तव्य हम लोग देख लेंगे
कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है संसाधनों का समान वितरण। संसाधन जो होंगे वो किसी एक ही, जो हमारे रिसोर्स हैं वो किसी एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो उनका वितरण जो है वो सभी लोगों तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पुरुष महिला या बच्चे जो भी हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए एक स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, उनको उनके स्वास्थ्य की उपलब्धता के लिए मतलब कहीं जो हमारे मतलब उनके स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा उसकी भी देखरेख कौन करेगा, तो उसकी भी देखरेख राज्य ही करेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 40 में राज्यों के गठन के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 हमारा हो गया राज्यों के गठन के बारे में। तो हम लोग इतना आज देखते हैं भाग 4 जो कि राज्य के नीति तत्व थे। आर्टिकल हम लोग देख लिए कहां से, 36 से आर्टिकल 40 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।